हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर की नीड में अगर वेटेज की बात करें तो लगभग 3 क्वेश्चन इसमें आने फिक्स होते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। अब कौन कौन सी डिजीज क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस ह्यूमंस में जनरली कौन कौन सी डिजीज हो जाती हैं, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, एड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैंसर है, ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज है, ये सब चीजें इसमें कवर की जाएंगी। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ क्या है? फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज कंसिडर्ड एज स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। बॉडी और माइंड की स्टेट को ही हेल्थ कंसिडर किया गया है। वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। यहाँ पे ह्यूमर की बात की गई है, मतलब कुछ ह्यूमर होते हैं। हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग कुछ ह्यूमर होते हैं, उनको बैलेंस में रहना चाहिए। अब वो ह्यूमर क्या क्या है? जैसे ह्यूमर मतलब ऐसा आयुर्वेद के अगर हम देखते हैं तो ह्यूमर का मतलब होता है द्रव्य। और थोड़ा सा हिंदी में देखें इसको तो ये द्रव्य होगा। अच्छा, अब द्रव्य जो कि ह्यूमर है, इसके 4 वैरायटी होती हैं हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग। एक होता है ब्लड, एक होता है ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल वही है जो इस एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक होता है येलो बाइल और एक होता है फ्लैग्मा। अब क्या क्या है? ब्लड को तो हम जानते हैं, रक्त होता है। ब्लैक बाइल जो होता है वो काला पित्त हो जाएगा। येलो बाइल जो है वो पीला पित्त हो जाएगा। फ्लैग्मा जो है वो कफ हो जाएगा। मतलब रक्त, काला पित्त, पीला पित्त और कफ, ये सब मिला के हम द्रव्य बोलते हैं। कितने द्रव्य मतलब ह्यूमर? कितने टाइप के ह्यूमर हो गए? 4 तरह के। तो इस 4 तरह की ह्यूमर के बारे में हिपोक्रेट्स ने बात की थी। अभी जो हिपोक्रेट्स है, इसने आयुर्वेदिक सिस्टम, हिपोक्रेट्स और आयुर्वेदिक सिस्टम के हिसाब से क्या हुआ, ये सब था। इट वाज दो दैट पर्सन विद ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल मतलब काला पित्त की बात चल रही है। पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग्ड टू द हॉट पर्सनैलिटी। हॉट पर्सनैलिटी से मतलब है यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर। अब अगर ब्लैक बाइल का बैलेंस खराब हो गया, मतलब कि जितना अमाउंट था उससे ज्यादा हो जाए, तो बुखार आ जाता है। दिस आइडिया वाज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थ्रो द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसके नाम पर जाती है? विलियम हार्वे। ये याद रखना है, ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी विलियम हार्वे के नाम पर जाती है। यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। कई सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड थे, कई सारे डेमोन्स्ट्रेशन किए थे, जिसकी वजह से पता चला। अब और क्या क्या होता है इसमें? अच्छा, ये जो द्रव थे 4, इसकी तरह एक और होता है। जैसे हमने सबने सुना है कफ, वात, पित्त। तो क्या क्या होता है ये? एक होता है वात, एक होता है पित्त, एक होता है कफ। अब जैसा कि हम जानते हैं और आयुर्वेद में बोला भी जाता है कि 5 चीजों से या पंच तत्व से मिलकर कोई भी ऑर्गेनिज्म बना होता है। अब कौन कौन से हैं वो पंच तत्व? तो जल, अग्नि, आकाश, वायु। तो इसमें देखते हैं। सबसे पहले वात की बात करें तो वायु और आकाश से जुड़ा है। वात किससे जुड़ा है? वायु और आकाश से जुड़ा है। पित्त किससे जुड़ा है? अग्नि और जल से जुड़ा है। कफ किससे जुड़ा है? तो पृथ्वी और जल से जुड़ा है। तो अल्टीमेटली इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वायु है एक, दूसरा आकाश हो गया, तीसरा अग्नि हो गई, चौथा जल हो गया, पांचवा पृथ्वी हो गई। तो इन 5 चीजों से ही वात, पित्त और कफ जुड़े होते हैं। ये तीनों बैलेंस रहने चाहिए। अगर ये तीनों बैलेंस हैं तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इंसान स्वस्थ रहेगा, और अगर ये तीनों बैलेंस नहीं है तो इंसान को डिजीज हो जाएगी।
मतलब हम कह सकते हैं कि डिजीज का मतलब ही या हेल्थ में जो प्रॉब्लम आती है उसका मतलब ही होता है वात पित्त कफ का इम्बैलेंस हो जाना। तो ये हमें याद रखना, ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग था जो हमने देखा, ये और ये ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फ्लैग और ब्लड, ये सब। ब्लड तो खैर अभी भी पढ़ते हैं, और ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था। अब जो विलियम हार्वे था, इस विलियम हार्वे ने और क्या क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल मेथड से सारे डेमोन्स्ट्रेशन इसने किए ही थे। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल बढ़ा होने पे भी बॉडी टेम्परेचर पर्सन का नॉर्मल उसने डेमोन्स्ट्रेट किया था। कहने का मतलब है कि ब्लैक बाइल अगर बढ़ा हुआ भी है तो भी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, ऐसा उसने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था थर्मोमीटर के यूज से। अब थर्मामीटर का यूज करके इसने डिस्प्रूव कर दिया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस कहती थी, जो हमने चार पढ़े थे, कौन कौन से, ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फ्लैग जो है, तो ये चारों बैलेंस रहेंगे तो गुड हाइपोथेसिस थी। वो तो उससे हेल्थ अच्छी रहेगी, पर गुड हाइपोथेसिस को थर्मामीटर का यूज करके डिस्प्रूव कर दिया गया, क्योंकि थर्मामीटर में क्या दिखा कि जब ब्लैक बाइल बढ़ा हुआ था तब भी उसका टेम्परेचर नॉर्मल ही था। In later years, biology state that mind influences the neural system and endocrine system. अब न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम भी इसको कंट्रोल करता है, और अवर अवर इम्यून सिस्टम, एंड दैट अवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स अवर हेल्थ। यहाँ पे इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, तो इम्यून सिस्टम किस तरह से हेल्थ को मेंटेन करता है वो भी इसमें आगे पढ़ेंगे। हैंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन बी अफेक्ट आवर हेल्थ। अब माइंड और मेंटल स्टेट क्या है, वो भी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। जैसे ही कई सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब डिप्रेशन कोई ऐसे फिजिकल डिजीज नहीं है, लेकिन मेंटली प्रॉब्लम है। डिप्रेशन क्या है, एक मेंटली प्रॉब्लम है, मेंटल इशू है। तो वहां पे मेंटल स्टेट की बात की जाती है। अब अगर डिसऑर्डर की बात करें तो किस किस तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब जेनेटिक डिसऑर्डर में जैसे कि हम पढ़ते हैं एडीए डेफिशिएंसी होता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। दूसरा हम फिनाइल कीटोन्यूरिया देख सकते हैं, एल्केप्टोन्यूरिया हो सकता है। ये सब क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है, डेफिशिएंसीज विद विच अ चाइल्ड इज बोर्न, जिसके साथ उसका जन्म होता है बच्चे का, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, डिफेक्ट हो सकते हैं, विच द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट। अब जैसे कोई डिजीज थी पेरेंट के पास, मान लो कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस। अब जो कलर ब्लाइंडनेस है वो पेरेंट में भी थी और वही ऑफ स्प्रिंग में आ जाए तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा एक। आगे हम इन्फेक्शन देखते हैं। इन्फेक्शन क्या है, जैसे किसी पर्सन को कोई इन्फेक्शन था, एग्जाम्पल के लिए कॉमन कोल्ड ले लेते हैं, तो कॉमन कोल्ड था, अब वही कॉमन कोल्ड किसी अदर व्यक्ति में फैल गया तो ये इन्फेक्शन हो गया। जैसे कोविड फैला था तो वो भी इन्फेक्शन था। लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग फूड, वाटर वी टेक। अब लाइफस्टाइल तो बहुत मैटर करती है कैसे। अब कोई व्यक्ति है, कुछ उल्टा सीधा खा लिया, समय से नहीं खा रहा है, तो वो क्या होगा, इनडाइजेशन प्रॉब्लम होती है बहुत सारे। वो सब लाइफस्टाइल में इंक्लूड होते हैं। लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक। रेस्ट, रेस्ट भी आता है। पता चला कोई काम ही काम कर रहा है, खा रहा है, काम कर रहा है, खा रहा है, काम कर रहा है, आराम ही नहीं कर रहा है, तो वो भी हेल्थ इशू बन सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्सरसाइज नहीं करो, बॉडी फिट नहीं रहेगी। एक्सरसाइज वी गिव टू अवर बॉडीज हैबिट्स। आदत खराब हो, अब क्या आदत खराब हो सकती है, मान लो कुछ व्यक्ति निशाचर प्रवृत्ति के हो जाते हैं। अब रात में अगर हम जगेंगे तो भूख लगेगी, पर रात में क्या होगा कि कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म जो है, जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्लो डाउन रहता है। मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन रहता है तो कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उस समय अगर खाएंगे तो ये इसमें जनरल चीजें थी। तो अब आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। हेल्थ क्या है। द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबॉडी। अब हेल्थ है क्या एक्चुअल में वो किसी को नहीं पता। WHO क्या कहता है इसमें वो देखते हैं। हाउ डू वी डिफाइन इट, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज।
हेल्थ का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है एब्सेंस ऑफ डिजीज हो या फिजिकल फिटनेस हो। हेल्थ का मतलब होता है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये किसकी डेफिनेशन है? डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है फिजिकली फिट हो, सोशली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो, तो इस ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे हेल्दी। ऐसा ना हो कि कहीं से टूटा फूटा है तो वो हेल्दी, हो तो वैसे ही नहीं है। बाकी फिजिकली हेल्दी है पर वो मेंटली डिप्रेशन में है, अब मेंटली डिप्रेशन में तो वो हेल्दी नहीं कहलाएगा। दूसरा, अब फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, लेकिन उसकी लोगों से बनती नहीं है, लोगों से लड़ाई होती रहती है, किसी से ही बढ़ जाता है, तो वो सोशल वेलबींग नहीं है, सोशली अच्छा नहीं है सामाजिक रूप में, तो वो भी एक बीमार की कैटेगरी में आता है। तो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होना चाहिए। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट। अगर पीपल हेल्दी होगा तो वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा, तभी तो बोलते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मतलब हेल्दी पर्सन होना चाहिए तो अच्छे से वो एफिशिएंटली काम कर पाएगा। इससे क्या क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ती है, उससे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, इकोनॉमिक रूप से समृद्धि आएगी अगर एफिशिएंटली काम होगा तो। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज द लॉन्गेटिविटी या longevity of people and reduce the infant and maternal mortality। इससे क्या होगा कि इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मतलब बच्चे की बात की जा रही है, मैटरनल मतलब मदर की बात की जा रही है, और मोर्टेलिटी मतलब डेथ। तो इन्फेंट बच्चा और मदर की मृत्यु को भी कम किया जा सकता है। अब क्या क्या होना चाहिए इसमें? तो इसमें बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट क्या हो सकती है कि ठीक खाना है, ठीक से मतलब जितना कोशिश करना है, जैसे सब्जियां खानी है, फल खाने हैं, तो इस सब को जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है सारा कुछ मिलना चाहिए। प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, जितने रिक्वायर्ड है वो सभी चीजें मिल जाए, ऐसा भोजन लेना है तो वो बैलेंस डाइट होता है। पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई रखनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सब क्या है? ये सब बहुत रिक्वायर है, बहुत ज्यादा जरूरी है टू मेंटेन गुड हेल्थ। योगा, योगा तो सभी जानते भी हैं, अभी योगा दिवस गया भी था, 21 जून का योगा दिवस मनाया जाता है, तो वो भी याद रख लेना, 21 जून का योगा दिवस होता है। योगा हैज बीन प्रैक्टिस्ड सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अब ये कह रहा है कि जो योगा है वो कब से किया जा रहा है? इमेमोरियल मतलब कि बहुत एंशियंट टाइम से इसको किया जा रहा है, बहुत ही पुरातन काल से। इसका इमेमोरियल, इमेमोरियल का मतलब भी पुरातन काल होता है, तो बहुत ज्यादा पुराने समय से योगा को किया जा रहा है। क्यों? फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए, फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए इसका यूज करता है। अच्छा, अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, बॉडीली फंक्शन, वैक्सीनेशन अगेंस्ट infectious disease, proper disposal of waste, control of vector, and maintenance of hygiene and food and water resources necessary to achieve the good health। अब यहाँ पे गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो अवेयरनेस, जानकारी फैलानी चाहिए। जानकारी क्या क्या हो सकती है? किसके बारे में जानकारी हो? तो डिजीज के बारे में जानकारी दी जा सकती है। साथ में शारीरिक गतिविधियां, अब जो शारीरिक गतिविधियां हैं, शारीरिक कार्य, उसके बारे में जानकारी दी जा सकती है, कितनी मेहनत करनी है। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन पढ़ेंगे कि एक डिजीज के अगेंस्ट किस तरह से हम काम कर सकते हैं, अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ऐसे ही कचरा कहीं भी नहीं फेंक देना है, प्रॉपरली उसको डिस्पोज करना है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स एंड मेंटेन्स द हाइजीन। वेक्टर्स जो है, वेक्टर्स होते हैं जो कि बीमारियों को कॉज फैलाने का काम करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हाउस फ्लाई की, एक्चुअल में हाउस फ्लाई खुद कोई बीमारी नहीं करती है, लेकिन हाउस फ्लाई के द्वारा कई सारे इन्फेक्शियस पार्टिकल्स फूड में आ जाते हैं। अब वो जो हाउस फ्लाई थी वो वेक्टर की तरह काम कर रही है। अब जैसे मलेरिया की बात करते हो, एक्चुअल में एनाफ्लीज मलेरिया नहीं करती,
उसमें एनाफिलिस कैरियर की तरह काम करते हैं, तो कैरियर मतलब वेक्टर की तरह काम करती है, तो वो रोकने हैं। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, फूड में, वाटर में, रिसोर्सेज में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए। अगर मैं डिजीज की बात करूं, तो डिजीज का मतलब जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, डिजीज बनता है डिस प्लस इजी, मतलब कोई काम है, उस काम को हम आसानी से कर सकते थे, इजीली कर सकते थे, और उस आसानी भरे काम में, जो आसानी से किया जा सकता था, उस काम में कुछ समस्या आने लगे, तो वो डिजीज होता है। डिस प्लस इजी डिजीज हो जाता है। इस तरह से डिजीज हमने समझा कि डिजीज क्या है, when functioning of one or more organ system of the body adversely affected, adversely का मतलब होता है negatively affected, characterized by appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy। अगर कुछ भी समस्या आ रही है कुछ काम करने में, तो हम कह सकते हैं कि हेल्दी नहीं है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मान लो कि कोई बोल्ट था उसमें जंग लग गई, वो खुल नहीं रहा, तो ये हमारी समस्या नहीं, ये डिजीज नहीं है। मतलब बॉडी के द्वारा जो काम होना था आसानी से, उसमें कोई समस्या आ रही है, वो डिजीज है। बाहर के ऑब्जेक्ट की बात नहीं की जा रही है। पता चला कि बाइक में इंजन ही खराब है और उसमें किक मार रहे हैं, वो स्टार्ट नहीं हो रही, तो वो हमारी समस्या नहीं है, वो बाइक की समस्या है। तो वो बाइक की डिजीज हम कह सकते हैं, कोई इंसानों की डिजीज नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब डिजीज कितने तरह की है, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज होती है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है। अब इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी है, वो डिजीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसफर हो सकती है, पर्सन टू अनदर पर्सन इजीली ट्रांसमिट हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि कॉमन कोल्ड हो सकता है, एचआईवी हो सकता है, तो ये हुए इन्फेक्शियस डिजीज। अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल नहीं सकती है, जैसे कि हम बात करते हैं कैंसर। कैंसर एक बहुत ही खूंखार, जिसको बोलते हैं खूंखार बोल दो, भयानक बोल दो, तो कैंसर एक बहुत ही भयानक डिजीज है। लेकिन कैंसर किसी में फैलता नहीं है, मतलब एक व्यक्ति को अगर कैंसर है, उसके पास दूसरा हेल्दी व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उस दूसरे व्यक्ति को कैंसर नहीं फैलेगा, तो ये कैसी हो गई, नॉन इन्फेक्शियस हो गई। अब दूसरा हम कह सकते हैं, जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो भी एक डिजीज वाली कंडीशन ही है। क्या, एक्सीडेंट हो गया, काम कुछ कर नहीं पा रहा, काम नहीं कर पा रहा है, तो वो भी क्या है, एक हेल्थ इशू है, तो वो भी डिजीज की कैटेगरी में रखा जा सकता है। अब वो भी तो नहीं फैल सकता ना किसी में, तो वो भी कैसा हो जाएगा, नॉन इन्फेक्शियस की कैटेगरी में रखेंगे अगर रखेंगे तो। दूसरा, अब कोई दारू ज्यादा पीता था, ड्रग और अल्कोहल यूज करता था, उससे क्या हुआ, मान लो उसका बॉडी फंक्शनिंग खराब हो गई। मान लो दारू पीने से लीवर खराब हो जाता, सभी जानते हैं। तो अब एक व्यक्ति का लीवर खराब हुआ है, वो अनहेल्दी है, वो उसके पास डिजीज है, लेकिन वो डिजीज किसी दूसरे के पास नहीं पहुंचेगी, तो वो कैसे हो गए, नॉन इन्फेक्शियस हो गए। ठीक है, तो कॉमन डिजीज क्या क्या है ह्यूमन में, उसकी बात कर लेते हैं अब। कॉमन डिजीज क्या है, पैथोजन क्या है। सबसे पहले तो अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, हेलमिन्थ्स। कौन कौन, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, हेलमिन्थ्स, एक्सेट्रा। ये सब जो है अलग अलग कैटेगरी में है, और अलग अलग तरह की डिजीज कॉज कर सकते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करेगा, उसको हम पैथोजन के नाम से जानते हैं। जो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पैथोजन बोलते हैं। अच्छा, अब पैथोजन क्या था, डिजीज कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म। अब डिजीज की स्टडी करना मतलब कि अगर हम पैथोजन ढूंढेंगे, तो पैथोजन किस लैब में ढूंढा जाता है, तो पैथोलॉजी लैब में ढूंढा जाता है, सभी जानते हैं, तो वो टेस्ट हो गए। अच्छा, अब डिजीज की स्टडी करना, एक वो फैक्टर जानना जिससे डिजीज हो रही है, वो फैक्टर जानना जिसके कारण डिजीज हो रही है, इसको हम इटियोलॉजी बोलते हैं। मतलब बीमारी का कारण पता करना एटियोलॉजी कहलाता है। पैथोजेंस क्या है,
वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करेगा वो पैथोजन होता है। बीमारी का पता लगाने की जो प्रोसेस है उसको हम एटियोलॉजी बोलते हैं। आगे क्या है, मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स आर देयर फॉर पैथोजेंस। बहुत सारे पैरासाइट्स पैथोजेंस होते हैं एज दे कॉज हार्म टू होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम। मतलब अब कई सारे पैथोजन हैं, पैरासाइटिक हो सकता है उसके अंदर रहते हो लिविंग के, हो सकता है लिविंग के ऊपर रहते हो, लिविंग इन और ऑन। द पैथोजन कैन एंटर अवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। अब पैथोजन बॉडी में कई तरह से एंटर ले सकता है। एंट्री लेने के बाद वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा तो इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज। अब जो वाइटल एक्टिविटीज का मतलब भी होता है बहुत जरूरी या बहुत आवश्यक एक्टिविटीज, बहुत जरूरी एक्टिविटीज जो चल रही हैं बॉडी में, उसमें कुछ इंटरफेयर करेगा। मतलब एंट्री लेगा, एंट्री के बाद मल्टीप्लाई करेगा, फिर इंटरफेयर करेगा तो उससे क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज होगा। मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज होगा। Pathogens have to adapt life within the environment of host। पैथोजन जो होता है वो अडेप्ट हो जाता है अपने जीवन को किसी होस्ट के ऊपर या किसी होस्ट के अंदर गुजारने में। कैसे, हम जैसा कि पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल द पैथोजेंस दैट एंटर द गट must know a way surviving in stomach at low pH and resisting the various digestive enzymes। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक बैक्टीरिया होता है कौन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये एक बैक्टीरिया का नाम है। अब ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है ये क्या करेगा, ये स्टमक में जाता है। जनरली जो स्टमक में HCl है, स्टमक में जो HCl है एसिड है, उससे बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। लेकिन ये इतना खतरनाक बैक्टीरिया है कि स्टमक में जाएगा और स्टमक लाइनिंग में, मतलब स्टमक की जो दीवार है वहां पे अटैच हो जाएगा। वहां पे अटैच होने के बाद ये अमोनिया रिलीज करता है। अब जब अमोनिया रिलीज करेगा, और हम जानते हैं अमोनिया क्या है, लुईस बेस है, और HCl क्या है, HCl एसिड है। और हमने ये भी पढ़ा है एसिड और बेस की रिएक्शन, और एसिड बेस मिलके सॉल्ट बना लेता है। अच्छा, ये भी पढ़ा है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा है कि न्यूट्रल हो जाता है। मतलब एक्चुअल में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद उसने अमोनिया रिलीज किया, अमोनिया रिलीज करने के बाद HCl के कांटेक्ट में आके वो न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब इस बैक्टीरिया के चारों तरफ का एरिया न्यूट्रलाइज हो जाता है, और न्यूट्रलाइज होने के बाद ये आसानी से उस स्टमक की वॉल में सरवाइव करेगा। बाद में क्या करेगा, ये डिजीज कॉज करता है। कैसे, सबसे पहले तो अल्सर कॉज करेगा, स्टमक में अल्सर हो जाएंगे। और अल्सर ज्यादा लंबे समय तक रहे, या फिर हम कहें अल्सर ज्यादा लंबे समय तक HCl के या अदर किसी कंपोनेंट के एक्सपोजर में रहे तो कैंसरस हो जाता है, तो कैंसर कॉज हो जाएगा। ये एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी था। अभी जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी था ये कहाँ पे देखा था हमने, ये जो कि ये गट में जाता है और लो पीएच पे भी सरवाइव कर जाता है। अब आते हैं सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। अभी जो सैल्मोनेला टाइफी है क्या करेगा, अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉज द टाइफाइड। अब सैल्मोनेला टाइफी जो था एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है जो कि टाइफाइड कॉज करेगा। टाइफाइड क्या है, फीवर, टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स। क्या क्या होता है इसमें, तो दीज पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहली चीज, ये पैथोजन कौन कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। कौन सी इंटेस्टाइन में जाता है, स्पेशल पॉइंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब इससे क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा थ्रू वाटर एंड फूड। खाना खाया, पानी पिया, हो सकता है वो खाना और पानी कंटामिनेटेड हो। कंटामिनेटेड का मतलब क्या होता है कि उसमें इन्फेक्शियस पार्टिकल प्रेजेंट थे विद देम टू एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स। अब वो बाद में अदर ऑर्गन्स में ब्लड के थ्रू पहुंच जाते हैं। पहले क्या हुआ, खाना खाया जो कि कंटामिनेटेड था, उसके द्वारा जो इन्फेक्शियस पार्टिकल थे, जैसे कि अगर हम टाइफाइड की बात कर रहे हैं तो सैल्मोनेला टाइफी,
वो कहाँ पहुंच जाएगा? स्टमक में पहुंचे, स्टमक में पहुंचने के बाद कहाँ पहुंच जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच के फिर वो ब्लड में जाएगा और ब्लड के थ्रू अदर अदर ऑर्गन्स में पहुंच जाता है। क्या क्या होता है इसके द्वारा? तो सस्टेन हाई फीवर, बहुत तेज बुखार रहेगा, कितना रहेगा? 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। वीकनेस रहेगी, स्टमक पेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज हो जाएगी, हेडेक रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है भूख, तो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है टाइफाइड के। क्या क्या सिम्टम्स है? कि 39 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, वीकनेस रहेगी, स्टमक पेन रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक और लॉस ऑफ एपेटाइट। अच्छा, जब सीवियर कंडीशन हो जाती है तो सीवियर कंडीशन में इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है। अब सीवियर कंडीशन में इंटेस्टाइनल परफोरेशन, परफोरेशन का क्या मतलब होता है? छेद हो जाना इंटेस्टाइन में। तो ब्लीडिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग होगी इंटेस्टाइन में, डेथ, इसका डेथ भी हो जाती है सीवियर केसेस में। अब टाइफाइड को कंफर्म कैसे करेंगे? तो टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट होता है जो कि विडाल टेस्ट कहलाता है। अब ये विडाल टेस्ट जो है एक टाइफाइड को कंफर्म करने का टेस्ट है। अब यहाँ पे अ क्लासिक केस इन मेडिसिन, मैरी मेलन, ये जो मैरी मेलन है इसके एक केस है। क्या है इसका केस? जो मैरी मेलन नाम की एक लेडी है, मैरी मेलन नाम की जो लेडी है, इसका नाम दूसरा टाइफाइड मैरी रख दिया था। क्यों टाइफाइड मैरी रख दिया था? अच्छा, ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो टाइफाइड के लिए रेजिस्टेंट होते हैं पर कैरियर होते हैं। कहने का मतलब है, मान लो एक व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति में टाइफाइड का बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है टाइफाइड का? सैल्मोनेला टाइफी। अभी जो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, ये इस बॉडी में रहता है, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, पर इस ऑर्गेनिज्म को कोई डिजीज नहीं करता, कोई टाइफाइड नहीं करता। लेकिन जब ये व्यक्ति किसी ये व्यक्ति का कोई भी एक्सक्रीटा हो सकता है, कोई भी बॉडी वेस्ट हो सकता है, किसी अदर व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है, तो ये टाइफाइड वाला जो पैथोजन था सैल्मोनेला टाइफी, वो अदर किसी में जा सकता है। कहने का मतलब है इधर रहेगा, ये एक ए मान लेते हैं, ये कोई बी व्यक्ति मान लेते हैं। ए व्यक्ति रेजिस्टेंट है टाइफाइड के लिए, तो इसके पास पैथोजन होते हुए भी टाइफाइड नहीं होगा, पर ये दूसरे में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसीलिए इसको इस केस में यही हुआ था। अब इस केस में क्या हुआ था? ये जो मैरी मेलन नाम की लेडी थी, ये खाना बनाती थी लोगों के घर में। अब खाना बनाती थी, कुक थी प्रोफेशन से, लेकिन वही कि ये हाथ नहीं धोती थी ठीक से, हाथ नहीं धोती थी ठीक से। अब होता भी है, टिश्यू पेपर यूज करते हैं टॉयलेट में, अदर वेस्टर्न कंट्रीज जो है कई जगह पे टिश्यू पेपर यूज किया जाता है, तो बिना पानी के। अब तो हाथ न धोने के कारण जो बॉडी वेस्ट था, जो एक्सक्रीटा था, वो उसके नेल्स में और यहाँ सब फंसा रहता था। इसीलिए जो नेल्स होते हैं ना, उनको काट लेना चाहिए, क्योंकि गंदगी इसमें हो सकती है। तो अब टाइफाइड मैरी जो मैरी मेलन थी, उसके नेल्स में और हाथों में गंदगी रहती थी। अब गंदगी रहती थी, उससे क्या हुआ, जब वो खाना बनाती थी, तो खाना बनाते समय वो फूड भी कंटामिनेटेड हो जाता था। फूड कंटामिनेटेड हो गया मतलब कि जो खाएगा उसको टाइफाइड हो गया था। अब कई जगह पे खाना बनाती थी, तो कई जगह पे बहुत तेजी के साथ टाइफाइड फैला था, बहुत तेजी के साथ टाइफाइड फैला था। टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर, कई सालों तक ये खाने के द्वारा टाइफाइड फैलता रहा। अब जब पता चला, तो ये मैरी मेलन का नाम सामने आता है, और ये मैरी मेलन जो थी खुद रेजिस्टेंट थी, पर ये फैला सकती थी। अब इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? टाइफाइड मैरी इसका नाम रख दिया गया। अब आती है बात आगे, और क्या है? तो टाइफाइड के बारे में हमने ये जानकारी हासिल की। बाद में हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। अब बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, कौन कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये जो दो बैक्टीरिया दे रखे हैं, ये एक डिजीज कॉज करते हैं, निमोनिया। अब ये जो डिजीज है निमोनिया, ये ह्यूमन में हो जाती है, जनरली इन्फेंट में होती है, इन ह्यूमन विच इन्फेक्ट द एल्वोलाई। अच्छा, एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं URTI,
और एक कंडीशन होती है LRTI। अब ये क्या है? URT मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, LRTI होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब जैसे कोई जुकाम हो गया, तो जुकाम जो हो गया वो ट्रैकिया तक या ट्रैकिया से ऊपर ऊपर ही रहेगा, तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। अगर एल्विलाई तक जा रहा है और लंग्स तक जा रहा है तो उसको हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जनरली सीवियर होता है, जनरली ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट करता है एज कंपेयर टू URTI। यहाँ पे हम बात करते हैं निमोनिया की। तो निमोनिया क्या है? इनफेक्ट द एल्विलाई, एल्विलाई में एयर फिल्ड सैक होते हैं, लंग्स में एयर फिल्ड सैक होते हैं। एज ए रिजल्ट जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो इन्फेक्शन के कारण वो भर जाते हैं फ्लूइड से, उसके अंदर फ्लूइड भर जाएगा। जब फ्लूइड भर जाएगा तो गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आएगी। अब क्या आएगी यहाँ पे देख लेते हैं। ये एक डायग्राम है लंग्स का। ये जो यहाँ पे लंग्स दिखाई दे रहा है, ये वाला एकदम हेल्दी लंग है, ये वाला निमोनिया वाला लंग दिखाया गया है। अगर हम हेल्दी लंग की बात करें तो ये ब्रोंकाई है और ये एयर सैक, जिसको नाम दिया गया था क्या? एल्वेलाई। ये एल्वेलाई एकदम फिट है, हेल्दी है, अच्छे से गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। गैसेस कौन सी एक्सचेंज करनी होती है? तो बॉडी से बाहर CO2 भेजना है, बॉडी के अंदर O2 लेके आना, तो वो गैसेस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज में एल्वेलाई की एक वॉल होती, एक लेयर एल्वेलाई की हो गई जो कि स्क्वेमस एपिथेलियम है। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, मतलब एक तो एल्वेलाई की लेयर हो गई, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, और एक एंडोथीलियम होती है जो कि ब्लड वेसल है। तो ये 3 लेयर है, इन तीनों को मिला के हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि लंग्स में देखने को मिलती है। कौन कौन? एल्वेलाई की लेयर जिसका नाम है क्या? स्क्वेमस एपिथेलियम है, सिंपल। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगी, और फिर एंडोथीलियम ब्लड वेसल की जो लेयर है। और ये बहुत ही पतली होती है जिससे कि आसानी से डिफ्यूजन हो सके। लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन में फ्लूइड भर गया। अब ये फ्लूइड दिखाई दे ही रहा है इसमें। अब ये जो फ्लूइड भर गया, तो मतलब ये तो ठीक है, इसके बाहर बहुत सारा फ्लूइड की एक लेयर आ गई। अब जैसे अभी डिफ्यूजन हो पा रहा था, लेकिन अब इतनी डिस्टेंस को डिफ्यूज करना पड़ेगा जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, या फिर हम कहें इजी नहीं है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी गैसेस एक्सचेंज करने में। तो ये निमोनिया के लक्षण होते हैं। तो ये जो लंग्स दिखाया हुआ है इसमें, ये वाला हेल्दी लंग है, ये वाला निमोनिया वाला लंग है जो कि अफेक्टेड है। एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से क्या क्या हो सकता है? द एल्वेलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड। अब एल्वेलाई थी, अभी अभी हमने देखा था उसमें फ्लूइड भर गया था। अब फ्लूइड भर गया था तो जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है उसमें फ्लूइड की जो लेयर बनी है वो और एड अप हो गई, तो डिफ्यूजन में प्रॉब्लम आएगी। अब डिफ्यूजन में प्रॉब्लम आएगी, सीवियर प्रॉब्लम आएगी, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी। उससे क्या होगा? सिम्टम्स है फिर निमोनिया के, क्या क्या सिम्टम्स है? तो फीवर, चिल्स, ठंड लगेगी, फीवर आएगा, खांसी हो जाएगी, हेडेक रहेगा। इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे और टू ब्लूइश। जब सीवियर कंडीशन हो जाए, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रहे डिफ्यूजन न होने के कारण, जो कि हाइपोक्सिया वाली कंडीशन है, तो हाइपोक्सिया वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा कि फिंगर्स लिप्स फिंगर नेल्स ये ग्रे टू ब्लूइश कलर के हो जाएंगे, ग्रे टू ब्लूइश कलर के हो जाएंगे। A healthy person acquire infection by inhaling the droplet। इसको हम ड्रॉपलेट या एरोसोल इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ड्रॉपलेट या एरोसोल रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग द ग्लास यूटेंसिल्स। ग्लास शेयर करने से भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। यूटेंसिल्स मतलब यूज जो कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे बर्तन हो सकते हैं और कुछ अन्य सामग्री हो सकती है जिसको यूटिलाइज किया जा रहा है, तो यूटेंसिल्स उसको बोलता है। विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कोई ग्लास कोई यूटेंसिल्स शेयर करेंगे तो उससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। अच्छा, कुछ बैक्टीरियल डिजीज दे रखी है यहाँ पे, जैसे कि डिसेंट्री हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें समझना है क्या क्या। तो सबसे पहले हम प्लेग के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम प्लेग के बारे में देखते हैं। तो जो प्लेग है,
हमें पता है, एक कंडीशन हमने सुनी थी हिस्ट्री में, क्या, कि प्लेग फैला था सूरत शहर में। सूरत जो शहर था वो प्लेग फैला था उसमें बहुत पहले। और जो सूरत था उसमें प्लेग जो फैला था वो चूहों के कारण फैला था, तो इसका मेन कारण चूहे बताए जाते हैं। कैसे? इसका जो बैक्टीरियम है वो है यर्सीनिया पेस्टिस, जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है। कौन है? यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस एक बैक्टीरियम है जिसके द्वारा ये डिजीज कॉज होती है। अभी यर्सीनिया पेस्टिस कैसे आता है? तो ये रेट फिली एक, हम कह सकते हैं, पैरासाइट है रेट के ऊपर। कौन है? रेट फिली। अभी जो रेट फिली है, मतलब हुआ क्या, एक रेट था, उस रेट के ऊपर पैरासाइट कौन है? रेट फिली। इस रेट फिली में भी कौन रहता है? यर्सीनिया पेस्टिस। तो यर्सीनिया पेस्टिस इस रेट फिली में रहता है, और ये यर्सीनिया पेस्टिस ही डिजीज कॉज करेगा। अब जहां रेट फिली होगी वहां यर्सीनिया पेस्टिस होगा, और जहां पे रेट होगा वहां पे रेट फिली होगी। मतलब अल्टीमेटली ये प्लेग फैल किसके द्वारा रहा था? रेट के द्वारा फैल रहा था। अब इसको हम ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। ये जो प्लेग है ना, इसको हम ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। अब क्यों इसको ब्लैक डेथ बोला जाता है? तो होता कुछ ऐसा है कि जो जब प्लेग हो जाता है, तो प्लेग होने के कारण सबक्यूटेनियस इंटरनल ब्लीडिंग होती है। प्लेग अगर हो गया है तो सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग या फिर सबक्यूटेनियस हेमरेज बोल सकते हैं उसको। सबक्यूटेनियस हेमरेज। अब सबक्यूटेनियस हेमरेज का मतलब क्या है? कि ब्लीडिंग हो रही है, और वो भी स्किन के नीचे हो रही है। अब ब्लीडिंग स्किन के नीचे होगी तो होगा क्या, कि वहां पे स्पॉट दिखाई देंगे। कैसे स्पॉट दिखाई देंगे? लीड्स टू ब्लैक स्पॉट ऑन स्किन। अब स्किन पे ब्लैक स्पॉट दिखाई देंगे विक्टिम के पास। अब तो यही, अब जब ये मर जाएगा तो काले काले स्पॉट पूरी बॉडी पे दिखाई देंगे, इसीलिए इसको ब्लैक डेथ भी बोला जाता है। तो हमने प्लेग के बारे में क्या क्या समझा? प्लेग एक यर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। रेड से ये यर्सीनिया पेस्टिस फैलता है। अभी रेड कौन है? रेड एक पैरासाइट है, एक्टो पैरासाइट है, जो कि जो कि रेड के ऊपर रहती है। इस डिजीज को हम ब्लैक डेथ बोलते हैं, क्योंकि जब सबक्यूटेनियस हेमरेज होता है, सबक्यूटेनियस हेमरेज के कारण सबक्यूटेनियस हेमरेज के कारण ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, और ब्लैक स्पॉट के साथ अगर मृत्यु होती है तो उसको ब्लैक डेथ बोल दिया जाता है। दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिप्थीरिया। अभी डिप्थीरिया क्या है? डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है। कैसी है ये भी? बैक्टीरियल डिजीज है। किसके द्वारा हो रही है? कोरेने बैक्टीरियम। कोरेने बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरिया के द्वारा ये डिजीज कॉज की जाती है। अभी जो कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरिया ये जनरली क्या करेगा? चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है। अफेक्ट चिल्ड्रंस। कब तक? अप टू 5 इयर्स। 5 साल तक के बच्चे को जनरली अफेक्ट किया करता है डिप्थीरिया।
इसके जो टेस्ट है इसके लिए वो होता है सिक टेस्ट। सिक टेस्ट, SCHICK सिक टेस्ट इसमें किया जाता है इसको कंफर्म करने के लिए। अस्सी, 80 क्या? इसमें जो टेस्ट किया जाएगा वो टेस्ट होता है सिक टेस्ट। तो जो सिक टेस्ट है इससे डिप्थीरिया को कंफर्म किया जाता है। तो डिप्थीरिया में हमने क्या क्या सीखा कि डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा बैक्टीरिया इसमें इफेक्ट करता है? तो कोरेनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। किसको इफेक्ट करेगा? तो लगभग 5 साल तक के बच्चों को ही इफेक्ट किया करता है जनरली। सिक टेस्ट इसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे हमें मिलेगा कौन? डिसेंट्री। डिसेंट्री किसके कारण हो रही है? इसमें कुछ अलग अलग इन्फेक्शियस पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। अब जो डिसेंट्री है वो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, सबसे बड़ी चीज इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होने के साथ में इसमें होगा क्या क्या? डायरिया हो जाएगा। डायरिया में क्या होगा? डायरिया के साथ साथ इसमें ब्लड भी हो सकता है, म्यूकस भी हो सकता है, और क्या क्या है? स्टमक क्रैम्प देखने को मिलेंगे। स्टमक क्रैम्प क्या है? जैसे वो बोलते हैं मरोड़, मरोड़ जो बोला जाता है सिंपल शब्दों में, तो उसको स्टमक क्रैम्प बोलते हैं। फीवर भी आएगा, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब इसमें देखने को मिलता है। अच्छा, किस किस के द्वारा हो सकता है? तो यहाँ पे कई सारे मेंबर्स आ सकते हैं जो कि डिसेंट्री करते हैं, जैसे कि सिगेला आ जाएगा, साल्मोनेला आ जाएगा, इकोलाई आ जाएगा, और कैम्फिलोबैक्टर, कैम्फिलोबैक्टर। सिगेला हो सकता है, साल्मोनेला हो सकता है, इकोलाई हो सकता है, कैम्फिलोबैक्टर हो सकता है। तो ये इतने सारे मेंबर्स होते हैं जो कि डिसेंट्री कॉज कर सकते हैं। तो डिसेंट्री के बारे में क्या क्या पढ़ा? इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, डायरिया होता है, डायरिया में क्या क्या हो सकता है? ब्लड हो सकता है, म्यूकस हो सकता है। क्या होगा उससे? स्टमक क्रैम्प होगा, फीवर होगा, नोजिया, वोमिटिंग। किसके कारण होता है? तो सिगेला, साल्मोनेला, इकोलाई और कैम्फिलोबैक्टर। तो ये इसमें हमने 3 चीजें पढ़ी, क्या क्या? प्लेग, डिप्थीरिया और डिसेंट्री। तो ये याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में इसका नाम दिया है। डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया, ये तीनों हमने कवर किए। मेनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। कई सारे वायरसेस भी डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि राइनोवर्ड,
राइनो वायरस। अब यहाँ पे एक राइनो वर्ड है, ये राइनो वर्ड याद रखना है, नोज से रिलेटेड होता है। राइनो वर्ड जहाँ भी आए ना, नोज से रिलेटेड, नाक से रिलेटेड है, जैसे कि राइनोप्लास्टी, नाक की सर्जरी होती है। राइनो वायरस नेजल इन्फेक्शन करेगा, मतलब कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करेगा। पर यूआरटीआई, जैसा कि हमने अभी अभी देखा था, एक एलआरटीआई होता है, एक यूआरटीआई होता है। एलआरटीआई क्या था? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूआरटीआई क्या है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करेगा, मतलब ज्यादा सीवियर नहीं होगा। तो मैनी वायरसेस कैन कॉज द डिजीज इन ह्यूमन, कई सारे वायरस होते हैं। जैसे एग्जांपल में रहीनो वायरस represents one such group of viruses which cause the most infectious in human ailments, जैसे कॉमन कोल्ड। अब एलिमेंट का मतलब होता है रोग, एलिमेंट का मतलब क्या होता है? रोग होता है, ये याद रखना। तो कई सारे ह्यूमन के से रिलेटेड जो रोग हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स, मतलब कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात कर रहा है। द कॉमन कोल्ड इज करेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन। कैसे करेक्टराइज कर सकते हैं, क्या कैसे पता लगाएंगे? तो नेजल कंजेशन, नाक बंद रहेगी, डिस्चार्ज, रनिंग नोज, सॉर थ्रोट, और हॉर्सनेस क्या होता है? जैसे गला बैठ जाता है तो उसको हॉर्सनेस बोल देते हैं, आवाज बदल जाना, कफिंग, हेडेक, टायर्डनेस, ये सब इसमें देखने को मिलता है। विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days, 3 से 7 दिन में ये खत्म हो जाता है। Droplets resulting from the cough, sneeze, and an infected person are either inhaled directly or transmitted through the contaminated objects. अब ये भी एरोसोल और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, किसके द्वारा हो सकता है? तो डायरेक्टली इनहेल कर सकता है ड्रॉपलेट, जैसे किसी ने छींक दिया एनवायरनमेंट में, कुछ समय के लिए वो ड्रॉपलेट रहती है, और उधर से कोई व्यक्ति गुजर के जा रहा है, तो वो जो छींका हुआ एरोसोल था, वो जो ड्रॉपलेट थी, वो उसके सूंघने या नाक के द्वारा उसमें एंटर कर सकता है। दूसरा कैसे कर सकता है? सच एज पेन्स, बुक्स, कप्स, डोर नोब, कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा, ये सभी चीजें जो जनरल यूज की होती है, इन सभी चीजों से भी ये इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड, फैल सकता है। एंड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी पर्सन, और एक हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शन हो जाएगा। अब और क्या है? कुछ प्रोटोजोअन डिजीज भी है। प्रोटोजोअन डिजीज में बात करते हैं हम मलेरिया की। मलेरिया में हम प्रोटोजोअन डिजीज की बात करते हैं, तो मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। याद रखना है कि जो एनाफ्लीज है, वो एनाफ्लीज सिर्फ कैरियर है, डिजीज कॉज नहीं कर रही है। एनाफ्लीज में भी फीमेल है ना, तो फीमेल डिजीज कॉज नहीं कर रही है, पर वो कैरियर की तरह से बिहेव करती है। पर यहाँ पे प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोन है, वो डिजीज कॉज करता है। अब यहाँ पे प्लाज्मोडियम की कुछ टाइप लिखे हुए हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। एक और होता है प्लाज्मोडियम ओवेलिस, प्लाज्मोडियम ओवेलिस। अब वो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ये सबसे कॉमन है और नॉर्मल सा है, मतलब नॉर्मल तो नहीं है, डिजीज डिजीज होती है। कहने का मतलब है जनरली जो दिखाई देने को देखने को मिलता है, वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, डेडलीस्ट नहीं होता है। एक होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ये डेडलीस्ट होता है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम डेडलीस्ट होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स लगभग डेडलीस्ट नहीं होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, एक होता है प्लाज्मोडियम ओवेलिस, एक होता है प्लाज्मोडियम नोवेलिस की। तो बस ये 3-4 याद रखने हैं, ज्यादा की जरूरत नहीं है। वाइवेक्स, मलेरिया, फेल्सीपेरम और ओवेलिस, इसको एक याद रख लेना, ओवेलिस, प्लाज्मोडियम ओवेलिस। पी का मतलब होता है यहाँ पे प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया, अलग अलग तरह के मलेरिया करता है। ऑफ दीज मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, सबसे ज्यादा डेडलीस्ट यही होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के द्वारा। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट का मतलब होता है असाध्य, असाध्य मतलब जिसको साधा न जा सके। तो वो असाध्य जो हो गया, वो एक डेंजरस जो हो गया, वो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के द्वारा होता है। मोस्ट सीरियस एंड वन कैन इवन बी फेटल, इससे मृत्यु भी हो सकती है। आगे हम बात करते हैं अब
प्लाज्मोडियम फेल्सी या मतलब हम कहें जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की, वो आगे एनसीईआरटी में दी हुई है, फिगर 8.1 में पढ़ेंगे उसको। प्लाज्मोडियम एंटर ह्यूमन बॉडी। अब प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में एंटर करेगा। प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में किस स्टेज में एंटर कर रहा है, याद रखना है, स्पोरोजॉइट स्टेज में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा। प्लाज्मोडियम किस स्टेज में एंटर कर रहा है, स्पोरोजॉइट स्टेज में एंटर कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, कैसे एंटर कर रहा है, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। होता क्या है कि जो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है, या फिर हम कहें कोई भी रैंडम मॉस्किटो की बात करें, उस मॉस्किटो में जो माउथ पार्ट होता है उसका, उस माउथ पार्ट में कई सारी निडल्स होती हैं। एक्चुअल में जो एक निडल दिखती है उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं। उसमें कुछ क्या करेंगी, सलाइवा सेक्रेट करती हैं। क्यों सलाइवा की सेक्रेशन की जरूरत पड़ गई, मान लो ये एक टिश्यू है, यहाँ पे एक मच्छर आता है इसको काटने के लिए, मतलब इसमें से ब्लड सक करने के लिए। ब्लड सक जब करेगा वो मॉस्किटो, तो इस एरिया में, यहाँ पे आसपास के एरिया में वो सलाइवा सेक्रेट करता है। उसके सलाइवा में एंटीकोगुलेंट होते हैं। क्या होता है, एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट होने के कारण ये जो ब्लड है, ये किसी भी बॉडी से, एनिमल बॉडी से बाहर जाने पे क्लॉट नहीं होगा। वरना तो मच्छर इस ब्लड को सक करके लेके जाएगा, वो स्टमक में जाके क्लॉट हो जाएगा, मच्छर मर जाएगा। तो मच्छर न मरे इसलिए वो क्या करता है, वो सेक्रेट करता है कुछ सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा एंटीकोगुलेंट। और वो एंटीकोगुलेंट के साथ में सलाइवरी ग्लैंड में जो रहते हैं ये स्पोरोजॉइट्स, स्पोरोजॉइट मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। अब जब वो सलाइवा सेक्रेट करा, तो वहां से प्लाज्मोडियम के जो स्पोरोजॉइट्स थे, वो स्पोरोजॉइट्स भी बॉडी में सलाइवा के साथ आ गए, जो कि एंटीकोगुलेंट के लिए एंटर किया गया था। तो इस तरह से ह्यूमन में इन्फेक्शन फैलेगा। स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस फॉर्म है ह्यूमन बॉडी के लिए, याद रखना है डायरेक्ट। थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज, याद रखना है फीमेल एनाफ्लीज या फीमेल मॉस्किटो जो होती है, वो अपने अंडों को मेच्योर कराने में या अंडों को डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन ब्लड की जरूरत होती है उसको। एक्चुअल में वो फीड के लिए ब्लड नहीं लेती है, इसीलिए मच्छर को पैरासाइट की कैटेगरी में भी नहीं रखा जाता। क्यों, मच्छर जो है, जो फीमेल कोई सी भी एनाफिलीज हो सकती है, क्यूलेक्स हो सकती है, बस फीमेल होगी। तो जो फीमेल मॉस्किटो है वो अपने अंडों के डेवलपमेंट के लिए ब्लड सक करती है, जबकि जो मेल मॉस्किटो होता है वो तो प्लांट सेप से अपना नरिशमेंट लेता है, वो ब्लड नहीं लेता। द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर। सबसे पहले जो पैरासाइट, पैरासाइट कौन है, स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में जो आए थे, वो सबसे पहले एंटर करेगा ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम से कहाँ जाएगा, लीवर सेल में जाएगा। ब्लड स्ट्रीम से लीवर सेल में, लीवर सेल में अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। लीवर सेल में अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, फिर क्या करेगा, अटैक ऑन आरबीसी। फिर वो आरबीसी पे अटैक करेगा। आरबीसी पे अटैक करने के बाद आरबीसी में ग्रो करेगा, रिजल्टिंग इन देयर रप्चर। आरबीसी रप्चर हो जाएगी। The rupture of RBC associated with release of toxic substance hemojoin, ये याद रखना है नाम, कि जैसे जैसे आरबीसी बस्ट होगी वैसे वैसे उसमें से एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा, जो कि कौन है, हीमोजॉइन है। और ये हीमोजॉइन ही चिलिंग इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल भी होता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चिल। जो एक साथ ठंड लगती है मलेरिया में, तो वो इसी हीमोजॉइन के कारण लगती है, कि आरबीसी बस्ट हुई, आरबीसी बस्ट होने से हीमोजॉइन रिलीज हुआ, हीमोजॉइन के रिलीज होने से क्या होगा, ठंड ठंड लगेगी। एंड हाई फीवर रिक्योरिंग एवरी 3 to 4 days, 3 से 4 दिन हाई फीवर रहेगा। व्हेन अ फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन, जब फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है, अभी जो मॉस्किटो है वो नॉर्मल है, जब ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगी, इन्फेक्टेड पर्सन से फिर क्या होगा, जो पैरासाइट है, कौन, जिसके ये जो स्पोरोजोइट्स थे प्लाज्मोडियम के, वो पैरासाइट अब इन्फेक्टेड पर्सन से फीमेल एनाफिलीज में चला जाएगा। दीज पैरासाइट एंटर द मॉस्किटोज बॉडी, मॉस्किटो की बॉडी में गया, अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट, अब स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद अब वो जो थे, जो पैरासाइट था प्लाज्मोडियम, वो कहाँ चला गया,
मॉस्किटो के स्टमक में, मॉस्किटो के स्टमक में से कहाँ जाएगा, फिर वो बॉडी में चला जाएगा और वहां पे फिर वो डेवलप होगा। तो वो क्या करेगा, द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजोइड। अब वो जो गया था वो गैमीट्स की फॉर्म में गया था। जो मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम गया है वो गैमीट्स की फॉर्म में गया है, जिसको गैमीटोसाइट्स भी बोलते हैं। गैमेटोसाइट्स की फॉर्म में वो जाएगा और बाद में वो मैच्योर होगा, फर्टिलाइजेशन करके मैच्योर होगा तो स्पोरोजोइट बनाएगा। अब स्पोरोजोइट सलाइवरी ग्लैंड में वापस से स्टोर हो जाएंगे और फिर वो अगले किसी नॉर्मल ह्यूमन को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार होता है। तो इस तरह से ये फैलेगा। अब इसको यहाँ देखते हैं, एक साइकिल इसमें लगाई हुई है अलग से। इस साइकिल को जरा समझते हैं। ये जो साइकिल है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की है। किसकी है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की है। जरा इसको ध्यान से देखना है कि ट्रांसमिट टू मेन। अब ये मॉस्किटो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये मॉस्किटो जो है मेन में इन्फेक्शन पहुंचा। अब इन्फेक्शन जो पहुंचा, ये कौन है? ये स्पोरोजोइड्स है। ये सब स्पोरोजोइड्स। अब स्पोरोजोइड्स कहाँ गए? लीवर में गए। अब लीवर में क्या करेंगे? वो मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? लीवर की सेल है, ये जो सेल है लीवर की सेल है। अब इस लीवर की सेल में ये स्पोरोजोइड दिखाई दे रहा है। अभी स्पोरोजोइड, इसके बाद कई सारी स्टेज आती हैं। स्पोरोजोइड डेवलप होगा, हिप्नोजोइड बनाएगा। हिप्नोजोइड से फिर ये इन्फेक्टेड जो हेपेटोसाइट, हेपेटोसाइट का मतलब लीवर की सेल, हेपेटा वर्ड रिलेटेड टू लीवर। तो हेपेटोसाइट में ये जो थे हिप्नोजोइड्स डेवलप हुए। तो स्पोरोजोइट के बाद कौन सी स्टेज आई? हिप्नोजोइड्स। हिप्नोजोइड्स के बाद अभी भी इसमें डेवलपमेंट चल रहा है तो वो साइजोजोइट आ जाएगा। क्या क्या? स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट के बाद हिप्नोजोइट, हिप्नोजोइट के बाद साइजोंट। अब ये जो दिख रहा है ये साइजोंट स्टेज में पहुंच गया। साइजोंट इसमें स्टेज में पहुंचने के बाद ये साइजोंट जैसे ये लीवर सेल से बाहर आएंगे तो ये मेरोजोइट्स की फॉर्म में बाहर आते हैं। किसकी फॉर्म में? मेरोजोइट्स की फॉर्म में बाहर आते हैं। तो ये सीक्वेंस ही बन रहा है। क्या सीक्वेंस बन रहा है? सबसे पहले स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट्स के बाद हिप्नोजोइट्स, हिप्नोजोइट्स के बाद साइजोंट, साइजोंट के बाद मेरोजोइट। अब ये मेरोजोइट क्या करेंगे? ये मेरोजोइट ह्यूमन आरबीसी में एंटर कर जाएगा। जैसे ये ह्यूमन आरबीसी में एंटर करेगा मेरोजोइट, अब आरबीसी में ही डेवलप होगा। कैसे डेवलप होगा? तो आरबीसी में डेवलप होगा तो ये रिंग बनाता है। ये जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी है, ये रिंग से वापस क्या बन जाता है? फिर ट्रोफोजोइड बन जाता है। एक रिंग बनी, रिंग के रिंग लाइक स्ट्रक्चर के बाद ये ट्रोफोजोइड में कन्वर्ट हो गया। ट्रोफोजोइड से फिर ये साइजोंट बना। साइजोंट से फिर क्या होगा? एक ग्रुप बन जाएगा और ये मल्टीप्लाई करके ग्रुप बनाएगा और ग्रुप बनाने के बाद बहुत सारे मेरोजोइड्स हो जाएंगे। कितने सारे? बहुत सारे मेरोजोइड्स हो जाएंगे और वो वापस किस में चलाएंगे? ब्लड में। अब जैसे ये रिंग बनी, रिंग बनने के बाद क्या होगा? ये गैमीट्स बनाते हैं। क्या बनाएंगे? गैमीट्स बनाएंगे। अब गैमीट्स बनाने के बाद ये मेरोजोइट्स कॉपी। अच्छा, यहाँ पे एक सेकंड समझने वाली बात क्या है कि जो मेरोजोइट्स थे ये आरबीसी में गए। आरबीसी में जाने के बाद अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। साथ में अब क्या करेंगे? अब ये गैमीट्स बनाएंगे जिसको हम गैमीटोसाइट्स बोल रहे हैं। एक फीमेल गैमीटोसाइट होगा, एक मेल गैमीटोसाइट होगा। अब ये फीमेल गैमीटोसाइट और मेल गैमीटोसाइट जो है ये और ये जितना भी पोर्शन है ये वाला, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कौन सा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये सब। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी एक रिप्रोडक्शन है पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब बन गए गैमीटोसाइट। गैमीटोसाइट बनने के बाद ये मॉस्किटो में ट्रांसफर हो जाएंगे। और मॉस्किटो में ट्रांसफर हुए किस स्टेज में? गैमीटोसाइट स्टेज में। याद रखना है। ह्यूमन में कब आए थे? स्पोरोजोइट स्टेज में आए थे, ये भी याद रखना है। और ये जो आरबीसी है जैसे जैसे बस्ट होगी ना, ये आरबीसी जैसे जैसे बस्ट होगी तो ये आरबीसी ही हीमोजोइन रिलीज करती है। आरबीसी ही हीमोजोइन रिलीज करते हैं, जो कि एक टॉक्सिन था, अभी अभी हमने पढ़ा था। अभी जो गैमेटोसाइट्स हैं, गैमेटोसाइट मॉस्किटो के अंदर गए। मॉस्किटो के अंदर जाने के बाद इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा। मॉस्किटो में जाने के बाद फर्टिलाइजेशन से क्या होगा? फिर मैक्रोगैमेटोसाइट, मैक्रोगैमेटोसाइट में एक्स फ्लैजिलेशन, इसमें फ्लैजिलेशन देखने को मिल जाएगा। फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। अभी डिप्लॉइड जाइगोट से
ऊकाइनेट बनते हैं। डिप्लॉइड जाइगोट से डिप्लॉइड ऊकाइनेट बनेगा, ऊकाइनेट से ऊसिस्ट, ऊकाइनेट से ऊसिस्ट बन जाएगा, ऊसिस्ट से फिर स्पोरोजोइट, और स्पोरोजोइट बनने के बाद ये मेन में वापस से इन्फेक्शन करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये जो थी एक लाइफ साइकिल थी, मलेरियल लाइफ साइकिल, जो कि वाइवेक्स के लिए स्पेशली थी। अब बात करते हैं ह्यूमन, एनसीईआरटी में कौन सी दी हुई है, तो एनसीईआरटी वाली मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्वेश्चन तो इसी से आएगा। अच्छा, ये जो मच्छर है ना, ये मॉस्किटो का जो ये लेबिला दिखाई दे रहा है, इस लेबिला में ये जो निडल्स जैसे दिख रही है, एक ये है, 3, 4, 5, और ये मेन स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें भी इस स्ट्रक्चर के अंदर कई सारे निडल्स निडल्स जैसे स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं, इसमें से कि कुछ के द्वारा ये सलाइवा सेक्रेट करता है, जिससे कि एंटीकोगुलेंट वाली प्रॉपर्टी ब्लड में रहे और वो ब्लड बाहर जाके मतलब स्टमक में जाके क्लॉट ना हो जाए, और दूसरे से वो ब्लड को सक करता है। अब बात करते हैं इसकी, सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं, जब ये मच्छर काट रहा है, व्हेन मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन, अभी मॉस्किटो इन्फेक्टेड वाला है, व्हेन मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन, स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विद बाइट, बाइट के साथ स्पोरोजोइट आ गए। अब वो स्पोरोजोइट कहाँ गए? वो स्पोरोजोइट लीवर में गए। लीवर में गए तो क्या होगा? लीवर में जाने के बाद वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। लीवर में मल्टीप्लाई करने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में आएंगे। ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद वो फिर, अच्छा ये लीवर सेल दिखाई हुई है यहाँ पे, जरा ध्यान देना। पैरासाइट्स स्पोरोजोइट्स रीच इन द लीवर थ्रू ब्लड, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ध्यान देना ये सब रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली हो रहा है। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल, बस्टिंग द सेल्स, सेल बस्ट हो जाएगी, एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड, और वो सारे जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स थे वो सब ब्लड में आ जाएंगे। फिर क्या होगा? पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी, अब ये आरबीसी में एंटर करेंगे। आरबीसी में एंटर करने के बाद ये फिर खुद को कॉपी करेंगे, मतलब रिप्रोड्यूस करेंगे, कॉपी करेंगे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, causing cycle of fever symptoms release infect new आरबीसी। मतलब कहने का सिंपल सा तात्पर्य ये है, यहाँ से ये इन्फेक्शियस पार्टिकल जो कि कॉपी कर लिए अपने को, और ये आरबीसी में आएंगे। आरबीसी में आने के बाद जैसे ये आ गया आरबीसी में, और आरबीसी में आने के बाद ये अपने खुद की कॉपी करेगा। खुद की कॉपी करने के बाद ये क्या करेगा? ये आरबीसी में बहुत सारे होगा, अब आरबीसी को बस्ट करेगा। जैसे आरबीसी बस्ट हुई, वो आरबीसी बस्ट होने के बाद पहले तो यहाँ से ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ये सब रिलीज करेगा, और गैमेटोसाइट्स की फॉर्म में आ गया भी ये। गैमेटोसाइट्स रिलीज होने के साथ में यहाँ पे एक टॉक्सिन रिलीज होता है, हीमोजोइन, जो कि चिलिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब ये गैमेटोसाइट जो है, इसमें फीमेल गैमेटोसाइट और मेल गैमेटोसाइट होते हैं। अब एक नॉर्मल मॉस्किटो आएगी। कौन सी मॉस्किटो आएगी? एनाफ्लीज की बात चल रही है, और वो एनाफ्लीज मॉस्किटो के पास ब्लड सकिंग के दौरान ये जो गैमेटोसाइट से चले जाएंगे, और मॉस्किटो में जाने के बाद इसका सेक्सुअल फेज शुरू होता है। ये देना था सेक्सुअल फेज पूरा। अब इसका सेक्सुअल फेज शुरू होगा। क्या क्या सेक्सुअल फेज है? जो फीमेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट है, उसमें फर्टिलाइजेशन होगा। फीमेल मॉस्किटो टेक अप द गैमेटोसाइट्स, सॉरी गैमेटोफाइट नहीं है, गैमेटोसाइट है ये। गैमेटोफाइट तो हम प्लांट के केस में पढ़ते हैं। फीमेल मॉस्किटो टेक अप द गैमेटोसाइट्स विद ब्लड मील। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो गट। मॉस्किटो के गट में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट होगा, फिर उससे सलाइवरी ग्लैंड में इस वो जो डेवलप होंगे स्पोरोजोइट्स में डेवलप हो जाते हैं, फिर ये सलाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड में आने के बाद ये वापस से इन्फेक्ट करने के लिए रेडी है। Mature infective stage sporozoite escape from the gut and migrate into the mosquito's salivary gland। वो गट से चले जाते हैं और सलाइवरी ग्लैंड पे जाके बैठ जाते हैं। अच्छा, इस ये तो हो गई इसकी एनसीईआरटी की बात। अब इसमें एक नई चीज और है। क्या नई चीज है? जैसे जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, वो इन्फेक्टेड पर्सन को लगभग शाम के समय बुखार आता है,
और दूसरी बड़ी चीज, जो इनफैक्ट ये जो मॉस्किटो होते हैं, वो मॉस्किटो मलेरिया वाले जो मॉस्किटो होते हैं, वो भी शाम के समय ही निकलते हैं। तो इसका एक बड़ा रिलेशन है क्या, कि अगर किसी को ठंड लगेगी तो वो कंबल वगैरह ओढ़ेगा मलेरिया में। अब उसको एक साथ गर्मी का एहसास होगा तो वो सारे कंबल वगैरह हटा देगा। अब जैसे ही कंबल वगैरह हटाएगा तो या ब्लैंकेट हटाएगा, तो जो एक्चुअल में गैमेटोसाइट थे, इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन ओढ़ के सो रहा था, तो गैमेटोसाइट जो थे वो गैमेटोसाइट उसकी स्किन के जस्ट नीचे आ जाते हैं, स्किन के जस्ट नीचे आ जाते हैं, कि अगर कोई मॉस्किटो बाइट करने आएगा तो उसकी बाइट के साथ वो मॉस्किटो में जा सके। मतलब एक बहुत कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये काम होता है सारा। मतलब कह सकते हैं सोची समझी साजिश का, कि अब जो पेशेंट है उसको ठंड लगेगी, वो कवर करेगा अपने को, फिर थोड़ी देर में गर्मी लगेगी तो वो सब हटा देगा। हटाने के बाद क्या होगा, हटाने के बाद वो जो गैमेटोसाइट्स थे, वो गैमेटोसाइट्स स्किन के जस्ट नीचे हैं। अब जैसे ही उसने हटाया तो मॉस्किटो का समय भी हो रहा है आने का, मॉस्किटो आएगा। मॉस्किटो कौन, फीमेल एनाफ्लिस की बात चल रही है। तो मॉस्किटो आएगा, मॉस्किटो जैसी बाइट काटेगा, तो उससे जो ये गैमेटोसाइट जस्ट स्किन के नीचे थे, वो मॉस्किटो के साथ चले जाएंगे, और फिर वो नेक्स्ट आगे किसी नॉर्मल पर्सन में फैलेगा। तो ये एक तरीका होता है किस तरह से मलेरिया फैलता है ह्यूमन के केस में, या मलेरिया किस तरह से एक से दूसरे में जाता है। एक टाइमिंग, बहुत कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये सब काम हो रहा है, तो ये भी याद रखना है। अब नेक्स्ट डिजीज आती है एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होने वाली अमेबिक डिसेंट्री जिसको बोल देते हैं, या अमेबेसिस जिसको बोल दिया जाता है। तो ये एक डिजीज है। होगा क्या, एक एंटमीबा हिस्टोलिटिका है जो कि एक प्रोटोजोअन है। अभी जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका नाम का प्रोटोजोअन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा, यहाँ पे एंट अमीबा जो है मतलब कि हिस्टो हिस्टो वर्ड रिलेटेड टू टिश्यू, हिस्टो वर्ड रिलेटेड टू टिश्यू। और लाइटिक का या लाइटिक या लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन या डैमेज। जो टिश्यू को डैमेज करेगा वो हिस्टोलिटिका कहलाएगा, और एंटमीबा इसका ग्रुप का नाम हो गया। तो ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका इसका परफेक्ट नाम हो जाएगा। प्रोटोजोन है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, क्या करेगा, अमेबेसिस करता है। अमेबेसिस क्या है, अमेबिक डिसेंट्री को बोला जाता है। अमेबेसिस क्या है, अमेबिक डिसेंट्री को बोला जाता है। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके, तो इसमें कॉन्स्टिपेशन होगा। अब सीधी बात है, इंटेस्टाइन में तो कॉन्स्टिपेशन होगा ही सही। कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स आएंगे, स्टूल क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेसिव म्यूकस, स्टूल में एक्सेसिव म्यूकस होगा, ब्लड क्लॉट देखने को मिल सकते हैं स्टूल में। हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर, जो हाउस फ्लाई है वो मैकेनिकल कैरियर की तरह से काम करती है यहाँ पे। तो ध्यान रखना है, जो खाने पे मक्खी बैठ रही है उस खाने को न खाएं, खाने को खुला न रखें, खाने पीने की जो सामग्री है उसको खुला न छोड़ें, जिससे कि उसमें इन्फेक्शन फैल सके। तो ये हमें बात याद रखनी है। हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व्स टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसिस of infected person to food, feces of infected person to food। तो यहाँ पे एंड फूड प्रोडक्ट thereby contaminating them। बाद में क्या करेंगे, एक इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस पे मक्खी बैठी थी, वही फूड पे जाके बैठ गई, तो वो फूड जो था वो कंटामिनेटेड हो गया है। अब फूड कंटामिनेटेड हो गया, वाटर भी कंटामिनेटेड हो जाएगा इसी तरह से। तो इससे क्या होगा, ये इन्फेक्शन फैलता है। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका हमने पढ़ा। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या करता था, अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता था। अब बात करते हैं एस्केरिस की। एस्केरिस द कॉमन राउंड वॉर्म, वुचरेरिया द फिलेरियल वॉर्म, ये याद रखना है। एस्केरिस कौन है, कॉमन राउंड वॉर्म है, इंपॉर्टेंट है। वुचरेरिया कौन है, फिलेरियल वॉर्म है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर द सम हेलमिन्थ्स, ये दोनों कौन है, ये हेलमिन्थ्स है।
विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन। ह्यूमंस के लिए ये पैथोजेनिक हो सकता है, जैसे एस्केरिस एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट। एस्केरिस क्या है? एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूडिंग इंटरनल ब्लीडिंग, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिल जाएगी, मस्कुलर पेन देखने को मिलेगा, फीवर, एनीमिया। एनीमिया जानते हैं, ब्लड की कमी होती है। ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, इंटेस्टाइनल पैसेज भी ब्लॉक हो जाता है। अब इंटेस्टाइनल पैसेज कैसे ब्लॉक होगा? जैसे कि अब कभी कभी क्या दिखाते हैं कि जो इन्फेक्शन होता है वो इस लेवल का हो जाता है कि इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाती है, जैसे कि ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। ये इंटेस्टाइन दिखाई दे ही रही है, यहाँ से ऑपरेशन करके सर्जरी के द्वारा ये सारे, ये जो नूडल्स जैसे दिख रहे हैं, ये एस्केरिस है। अब ये सारे एस्केरिस हैं। ये इतना रिप्रोडक्शन किया इसमें कि इसमें पूरा ब्लॉक हो गया, ये सारी इंटेस्टाइन ब्लॉक हो गई। ब्लॉक होने के कारण यहाँ से कुछ भी चीजें ट्रांसफर नहीं हो रही थी। तो अब ब्लॉक होने से क्या हुआ? प्रॉब्लम आई, तो इसको सर्जिकली रिमूव किया गया। अब कई जगह पे कई फेक न्यूज में क्या कहते हैं कि ये नूडल्स, पर ये नूडल्स नहीं है, ये वॉर्म होते हैं। अब एस्केरिस में ब्लॉकेज कैसे हुआ वो हमने देख लिया, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो जाता है। एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रेटेड अलोंग विद द फीसेस। जो पैरासाइट के एग्स हैं वो फीसेस के साथ बाहर आ जाते हैं ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। कंटेनिंग कंटामिनेट सॉइल, अब जहाँ पे फीसेस हो वो कंटामिनेटेड सॉइल, सॉइल कंटामिनेट हो गई, वाटर भी कंटामिनेट हो सकता है, प्लांट्स भी, ये सब कंटामिनेटेड हो सकते हैं फीसेस के द्वारा या फीसेस के कांटेक्ट में आने से। A healthy person acquire this infection through contaminated water, vegetable और fruits। इसीलिए कहते हैं कि पानी को बॉईल करके पीना चाहिए, वेजिटेबल्स को धो के खाना चाहिए, अच्छे से साफ करके, फ्रूट्स को अच्छे से साफ करके खाना चाहिए, कोई कंटामिनेशन इसमें ना आ जाए। नेक्स्ट है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचरेरिया मालाई, ये दो मेंबर हैं, ये भी हेलमिंथिक है। वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचरेरिया मालाई फाइलेरियल वॉर्म बोलते हैं इसको। कॉज द स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक का मतलब है बहुत थोड़ा सा खतरनाक, डेडलीस्ट भी बोल सकते हैं इसको, खतरनाक है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन धीरे धीरे डेवलप होगा। क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि इसमें हुआ क्या था, इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर, बहुत लंबे समय से, कई सालों से उसमें रह रहा है ये हेलमिंथ, जो कि फाइलेरियल वॉर्म है। यूजुअली द lymphatic vessel of the lower limb and disease called elephantiasis और filariasis। होता क्या है, जो lymphatic system होता है, जो lymphatic system होता है, उस lymphatic system में जो lymphatic vessels है वो ब्लॉक हो जाती है। अब जैसे ही वो ब्लॉक होगी lymphatic vessel, तो होगा क्या, उसमें फिर डिपोजिशन होने लगेगा लिम्फ का। अब बहुत सारा लिम्फ इकट्ठा हो जाएगा, लिम्फ वेसल ब्लॉक्ड है, लिम्फ वेसल ब्लॉक होने के कारण बहुत सारा लिम्फ इकट्ठा हो जाएगा। बहुत सारा लिम्फ इकट्ठा होने से ये हाथी जैसा पैर हो जाएगा, इसको हाथी पांव हिंदी में बोलते हैं। एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस, इसको फाइलियरेसिस बोला जाता है, फाइलेरियासिस। The genital organs are also often affected। इसमें genital organs भी affected होते हैं, resulting in gross deformities। बहुत ज़्यादा बड़ी deformities इसमें देखने को मिल जाती है। The pathogens are transmitted to be healthy person through bite of female mosquito vector। यहाँ भी ये ट्रांसमिट किसके द्वारा हो रहा है? मॉस्किटो के द्वारा हो रहा है। तो कौन सा मॉस्किटो ट्रांसफर कर रहा है? तो याद रखना यहाँ पे क्यूलेक्स होता है। तो एलिफेंटियासिस किस मच्छर के द्वारा, किस फीमेल मॉस्किटो के द्वारा फैलता है? तो क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा ये फैलेगा। ठीक है, तो एलिफेंटियासिस के बाद दूसरी जो डिजीज है वो आती है रिंग वॉर्म। ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो कंडीशन है, ये पूरी रिंग वॉर्म की कंडीशन है। अब रिंग वॉर्म कैसे होता है? तो फंजाई के द्वारा होने वाली एक डिजीज है जो रिंग वॉर्म है। फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है? एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है कि मान लो जनरली कोई भी ऑर्गेनिज्म है
वो पहले खाता है फिर पचाता है, लेकिन फंजाई क्या करेगी, पहले पचाएगी फिर खाएगी। मतलब मान लो ये स्किन मानना क्या है, ये स्किन है, तो अब ये मान लो यहाँ पे फंजाई है, अब ये पूरा डाइजेस्टिव मटेरियल डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पे डाल देगी। अब डाइजेस्टिव एंजाइम डालने के बाद ये पूरा स्किन को डाइजेस्ट करेगी, बाहर बाहर से जो भी सरफेस है उसको डाइजेस्ट करने के बाद, ये जो दिख रहा है, डाइजेस्ट करने के बाद जो यूजफुल कंटेंट होगा उसको फंजाई वापस एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो वेस्ट है उसको बाहर ही छोड़ देगी। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Many fungi belonging to genera Microsporum, याद रखना है, Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton। तो कौन कौन, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ये जो मेंबर्स हैं ये जरूर याद रखने। इन्हीं के कारण ये फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम रिंग वॉर्म के नाम से जानते हैं, तो रिंग वॉर्म होता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज। अभी बहुत ज्यादा कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है मेन में। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेसन्स देखने को मिल जाएंगे। वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स, स्कल्प आर मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। लेसन्स आर accompanied इंटेंस इचिंग, यहाँ पे इंटेंस इचिंग देखने को मिलेगी। हीट मॉइस्चर, हीट और मॉइस्चर से फंगस ग्रो होती है। मतलब फंजाई को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, फंजाई को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर यहाँ मिल रहा है, मॉइस्चर भी चाहिए तो मॉइस्चर भी मिल रही है, तो एक परफेक्ट एनवायरनमेंट मिल जाता है फंजाई को ग्रो करने के लिए, तो यहाँ से ये ग्रो कर जाती है, विच मेक्स देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड्स सच एज दोज इन द ग्रोइन बिटवीन टोज, ग्रोइन और बिटवीन टोज, टोज के बीच में देखने को इन्फेक्शन जनरली मिल जाता है। रिंगवॉर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल, रिंगवॉर्म सॉइल से आ सकता है बाय यूजिंग द टॉल्स, टॉल्स हो गए, क्लॉथ हो गए, इवन इन्फेक्टेड पर्सन से जो कॉम्ब यूज कर लेते हैं उससे भी ये रिंगवॉर्म फैल सकता है। क्या करना होगा इससे बचने के लिए, तो इससे बचने के लिए पर्सनल हाइजीन हो गई, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन is very important for prevention and control of many infectious disease. Measures of personal hygiene, साफ सफाई रखनी है, including body clean, consumption of clean drinking water, एक साफ सुथरा पानी, खाना, सब्जियां, फल, इन सबको साफ सफाई के साथ लेना है। इसको अच्छे से धो के ही खाना है, फल सब्जियों को, पानी को उबाल लेना है। पब्लिक हाइजीन कैसे रख सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए वेस्ट का, एक्सक्रीटा का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, पीरियोडिक क्लीनिंग मतलब समय समय पर साफ सफाई होनी चाहिए, डिसइंफेक्टेंट का यूज करना है वाटर में, जैसे वाटर रिजर्वायर है तो उसमें क्लोरीन डाल दो, अब क्लोरीन डालोगे तो उसमें डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। पूल्स में, पूल्स हो गए, सेज पूल्स हो गए, टैंक्स हो गए, ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है कई सारी हाइजीन मेंटेन करने के लिए इन पब्लिक कैटरिंग। These measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through food, water and such as typhoid हो गया, amoebiasis हो गया, ascariasis हो गया, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा ही था। In case of airborne disease such as pneumonia, common cold, अब ये एयरबॉर्न जिसको हम एरोसोल बॉर्न डिजीज भी बोल रहे थे, इन एडिशन टू अबव मेजर्स, क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन जो है, एरोसोल की बात चल रही है अभी, एयरबॉर्न डिजीज जिसको बोलता है, तो इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टेक्ट में आने से बचा, क्लोज कॉन्टेक्ट में आने से बचा फॉर डिजीज सच एज मलेरिया, फाइलेरियसिस, मलेरिया हो गया, फाइलेरियसिस हो गया। ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसमिटेड थ्रू द इंसेक्ट वेक्टर, तो इंसेक्ट वेक्टर कौन है, मॉस्किटो की बात चल रही है। इंसेक्ट वेक्टर को कंट्रोल करना है, कैसे होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर इज टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेस,
उनका ब्रीडिंग प्लेस को हटा दो। क्या क्या कर सकते हैं? दिस कैन बी अचीव्ड बाय अवॉइडिंग स्टेगनेंट वाटर, कहीं भी पानी को रुकने ना दें या पानी को इकट्ठा न होने दें। जहाँ पे आप रहते हो उस जगह पे पानी को इकट्ठा न होने दें। अगर है तो रेगुलर क्लीनिंग करते रहें। जो हाउस होल्ड कूलर हैं उनकी रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का यूज करें। इंट्रोड्यूसिंग फिश लाइक गेम्बूसिया, अभी जो गेम्बूसिया फिश है, गेम्बूसिया मछली को तालाब में रख दें। अभी क्या करेगी? जो मॉस्किटो का लार्वा होता है उस पर फीड करती है। अभी लार्वा को खा जाएगी तो मॉस्किटो का डेवलपमेंट रुक जाएगा। स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड इन डिशेज, तो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है ड्रेनेज एरियाज में। ड्रेनेज एरिया में इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना, स्वैम्प एरियाज जो होते हैं वहां पे इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने, जिससे कि मॉस्किटो या अदर वेक्टर्स डेवलप ना हो। इन एडिशन, डोर विंडो शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर मैश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटोज, मतलब कि जो जाली वाले दरवाजे होते हैं उनका यूज करें जिससे कि मच्छरों की एंट्री को रोका जा सके। सच प्रिकॉशंस हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट, अब बहुत ज्यादा जरूरी भी है, especially in the light of recent widespread incidence of vector-borne disease। अब vector-borne disease जो है, जैसे डेंगी डेंगी या चिकनगुनिया, अब ये जो है ये भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है। अब कौन सा वेक्टर या कौन इसको फैलाता है? तो एडिस मॉस्किटो इसको फैलाता है। तो अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े? जो एनाफ्लीज था, एनाफ्लीज मलेरिया फैला रही थी। फीमेल एनाफ्लीज की बात चल रही है, सारी फीमेल ही फैलाती है। तो फीमेल एनाफ्लीज मलेरिया को फैला रही थी। फीमेल क्यूलेक्स एलिफेंटियासिस, फीमेल एडिज, एडिज में भी अगर स्पेशली बात करें तो एडिज एजिप्टी नाम का मच्छर है, तो उसमें भी फीमेल एडिज एजिप्टी, वो डेंगी और चिकनगुनिया फैलाते हैं। अच्छा, चिकनगुनिया और डेंगू जो है ये वायरल डिजीज है। दोनों चिकनगुनिया और डेंगू जो है ये वायरल डिजीज है। अगर मैं बात करूं चिकनगुनिया की, तो चिकनगुनिया नाम भी इसका ऐसा ही है, चिकनगुनिया वायरस। इसको हम CHIKV के नाम से भी जानते हैं। CHIKV के नाम से भी जानते हैं। ये जो है सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है। किसका है? ये चिकनगुनिया का है। नेक्स्ट है डेंगू, भी वायरल है। तो डेंगू वायरस, इसको भी क्या बोलेंगे? DENV। डेंगू वायरस को भी क्या बोलेंगे? DENV। ये भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस हुआ करता है। तो ये वायरस याद रख लेना, चिकनगुनिया का कौन सा होता है चिकनगुनिया वायरस, डेंगू का कौन सा होता है डेंगू वायरस। डेंगू वायरस को DNV बोल देते हैं, DENV, और चिकनगुनिया वायरस को CHIKV बोल दिया जाता है। तो ये हमने चिकनगुनिया और डेंगू के बारे में देखा। The advancement made in biological science have armed to use effectively deal with many infectious disease। तो एडवांसमेंट आया है बायोलॉजिकल साइंस में कई सारे इन्फेक्शियस डिजीज से बचने के लिए। द यूज ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन्स का यूज करना शुरू कर दिया है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे का जन्म, जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से कुछ समय के अंतराल पे ही जल्दी जल्दी वैक्सीनेशंस दिए जाते हैं। तो वैक्सीनेशंस भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, तो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए वो यूज होता है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम have enabled us to completely eradicate deadly disease। अब completely eradicate कर दी गई है कौन सी डेडली डिजीज? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स अब नहीं है। A large number of other infectious diseases like polio, diphtheria, pneumonia and tetanus have been controlled to a large extent। अब ये जो डिजीज है इनको भी बहुत बड़े पैमाने पे कंट्रोल किया जा चुका है। अब कैसे कंट्रोल किया? बाय यूज ऑफ वैक्सीन्स। बायोटेक्नोलॉजी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है।
बायोटेक्नोलॉजी अबाउट विच यू विल रीड मोर, मतलब 12th चैप्टर में पढ़ेंगे, इज एट द वर्ज ऑफ मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन। नई नई और सेफ वैक्सीन बनाने में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, या बहुत बड़ा योगदान है। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस अदर ड्रग्स had also enabled us used to effectively treat the infectious disease। मतलब ये जो एंटीबायोटिक्स है उनका अलग अलग यूज करना है, ड्रग्स का अलग अलग यूज करना है, जिससे कि ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके। बाकी इसके बाद आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।